साथियों, आज हमारे डिफेंस सेक्टर की ओर पूरी दुनिया की निगाहें। अगर पाकिस्तान के एयर टू एयर PL-15 चीन के दिए हुए मिसाइल्स अगर फेल हुए, उसने LOC क्रॉस करने की हिमाकत नहीं की, भारतीय वायु सीमा में आने की हिमाकत नहीं की। अब जिस तरह की डिमांड भारत के पास आ रही है, तो हमारे पास एक मौका है कि हम बड़े हथियार के निर्यातक देश बने। इकोनॉमिक टाइम्स की हेडलाइन है, इंडियाज डिफेंस माइट ऑन डिस्प्ले, पॉइज्ड टू डिसरप्ट ग्लोबल आर्म्स एक्सपोर्ट मार्केट। और ये सब भारत की IACCS टेक्नोलॉजी करती है, जिसके तहत हमने अभी F-35 डिटेक्ट किया था। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जियोपॉलिटिकल लेवल पर, जियोपॉलिटिकल मैप पर अगर आप वर्ल्ड मैप देखें, तो वहां भारत ने बहुत कुछ बदल कर रख दिया है। बदला है दुश्मनों के प्रति भी, और जो करीबी दोस्त हैं उनकी नजर में भी भारत की बिल्कुल अलग छवि बनी है। जियोपॉलिटिकल मूव अगर आप ये समझें, तो भारत डिप्लोमेटिकली भी और पर्दे के पीछे भी बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो दुनिया को परेशान कर रहा है। खासकर जो दुनिया में हथियारों की आर्म्स लॉबी जिसको कहते हैं, वो आर्म्स लॉबी जो बेहद ताकतवर है, वो लॉबी भारत के एक्शन से बेहद परेशान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स समिट में हैं और वहां उन्होंने ब्रिक्स में बाकायदा दबाव बनवाकर ब्रिक्स का साझा बयान आ गया, जिसमें पहलगाम हमले को आतंकवादी घटना का जिक्र करते हुए पाकिस्तान की आलोचना की गई है, आतंकी वारदात की आलोचना की गई है, और जिन भी लोगों ने पहलगाम की घटना को अंजाम दिया उनको सजा देने की बात कही गई है। जो बात ब्रिक्स की समिट के साझा बयान में आया है, वही बात अगर आप याद करें, जो क्वाड नेशंस की विदेश मंत्रियों की बैठक थी, उसमें भी जब आप जयशंकर साहब के बयान को याद करेंगे, तो उसमें भी यही कहा गया था, ऑर्गेनाइजर्स, फाइनेंसर्स और जो भी लोग पहलगाम के पीछे थे, उनको बॉट टू जस्टिस, मतलब उनको न्याय के कटघरे में खड़ा होना पड़ेगा, मतलब कि पाकिस्तान। अगर आप SCO समिट की बात करेंगे, तो आपको पता है कि SCO में चीन और पाकिस्तान ने मिलकर यह कोशिश की थी कि अफगानिस्तान बॉर्डर पर और बलूचिस्तान में हो रहे घटनाओं का तो जिक्र जो साझा बयान में था, लेकिन पहलगाम का जिक्र नहीं था, तो उस पर हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने साइन करने से मना कर दिया था। हाल फिलहाल वो, चाहे अगर आप क्वाड नेशंस की बैठक में देख लें या फिर ब्रिक्स की बैठक में देख लें, तो एक चीज कॉमन हुई है कि दोनों ही जगहों से भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एक तरह से डिक्लेरेशन लेने में सफलता हासिल की है। दोनों ही दुनिया के बड़े सहयोग संगठन हैं, और वहां से पहलगाम की आलोचना होना सीधे सीधे पाकिस्तान की डिप्लोमेसी और पाकिस्तान के लिए चिंता का सबक है। लेकिन अगर इसी बीच मैं आपसे ये कहूं कि ऑपरेशन सिंदूर का जहां तक सवाल है, तो आपको पाकिस्तान को, चीन को और टर्की और थोड़ा बहुत अमेरिका को, इन सभी देशों को धन्यवाद कहना चाहिए, मतलब भारत को धन्यवाद कहना चाहिए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? तो मैं ऐसा इसीलिए कह रहा हूं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत को एक ऐसा मौका मिल गया कि भारत ने दुनिया की आर्म्स लॉबी को हिला कर रख दिया है। इकोनॉमिक टाइम्स की हेडलाइन है, इंडियाज डिफेंस माइट ऑन डिस्प्ले, पॉइज्ड टू डिसरप्ट ग्लोबल आर्म्स एक्सपोर्ट मार्केट। अगली एक और हेडलाइन जब आप देखेंगे साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की, वो कह रहा है, इंडिया ओपन्स न्यू ब्रह्मोस मिसाइल प्लांट एमिड ग्रोइंग एक्सपोर्ट डिमांड एंड रीजनल टेंशंस। कहने का मतलब यह है दोस्त कि भारत ने जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इंडिजिनस हथियारों का जिस तरह से डिमोन्स्ट्रेशन किया, वो किसी लैब में टेस्ट हुए हथियार नहीं थे, वो रियल सिचुएशन में, रियल बैटल सिचुएशन में, बैटल ग्राउंड में टेस्ट हो रहे थे, और ये सब कुछ दुनिया देख रही थी। दुनिया के पास वो सब कुछ दिखाने के लिए है, भारत के पास वो सब कुछ दिखाने के लिए है कि हमने पाकिस्तान के 11 एयर बेसेस अगर तबाह किए, तो उसकी सैटेलाइट इमेजेस हैं। अगर पाकिस्तान के एयर टू एयर PL-15 चीन के दिए हुए मिसाइल्स अगर फेल हुए, तो उसकी डिब्रीज हैं हमारे पास। कई मिसाइल तो ऐसी हैं जो उड़ते उड़ते जमीन पे गिरी, तो वो पूरा मलबा हमारे पास है। अगर भारत ने जो कुछ ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किया, अगर पाकिस्तान का बैलिस्टिक मिसाइल हिसार के ऊपर भारत ने मार गिराया, तो उसका भी मलबा हमारे पास है। कहने का अर्थ यह है, भारत ने ऑफेंसिव कैपेबिलिटी के साथ साथ जो डिफेंस की कैपेबिलिटी दुनिया को डिमोन्स्ट्रेट की, वो हैरत अंगेज थी। और ऐसे में जब पाकिस्तान के साथ चाइना भी था, पाकिस्तान के साथ टर्की भी था, 3 देश एक तरह से भारत के खिलाफ लड़ रहे थे, और भारत ने
कश्मीर से लेकर गुजरात तक के पूरे बॉर्डर को, राजस्थान का पूरा बॉर्डर, पंजाब का पूरा बॉर्डर, एक ड्रोन या कोई फाइटर जेट जो पाकिस्तान का है उसने एलओसी क्रॉस करने की हिमाकत नहीं की, भारतीय वायु सीमा में आने की हिमाकत नहीं की। कहने का मतलब यह है, जो ड्रोन टेक्नोलॉजी में और इंडिजिनस टेक्नोलॉजी में जो लंबे समय से भारत एक तरह से पैसा लगा रहा था, इन्वेस्ट कर रहा था, वो सब का सब जो कुछ आपने बनाया हुआ था, एक रियल बैटल सिचुएशन में आपको उनका यूज करना था। क्यों? क्योंकि आप अपने आप को इसी दिन के लिए तैयार कर रहे थे। और पहलगाम की घटना होती है, उसके बाद भारत, इंडियन डिफेंस फोर्सेस को यह मौका मिलता है। आपने पिछले कई सालों से जो इंडिजिनस तकनीक हासिल की है, उसमें जो कुछ आपने बनाया है, उन सब का पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करिए। तो भारत ने पाकिस्तान को एक तरह से अपने सारे हथियारों के लिए बैटल ग्राउंड में रियल टाइम टेस्ट करने का एक जरिया समझ लिया और वो सब कुछ निकाल दिया जो आज के समय में दुनिया हमसे डिमांड कर रही है, मांग रही है। बहुत सारे देश भारत की डिफेंसिव कैपेबिलिटी, ऑफेंसिव कैपेबिलिटी देखकर अब वो सब मांग रहे हैं कि भाई साहब आपने जो जो पाकिस्तान में इस्तेमाल किया वो सब हमको भी दीजिए। इसीलिए आपको यह समझना पड़ेगा कि दुनिया का जो हथियारों का वो जो बड़ा सिंडिकेट है, वो सिंडिकेट ऑपरेशन सिंदूर के बाद से डिस्टर्ब है, क्योंकि सप्लाई चेन के अंदर अब भारत की बहुत तेज गति से एंट्री होने जा रही है। क्योंकि सीधा मैंने आपसे कहा, हथियारों का रियल टेस्ट रियल बैटल ग्राउंड में ही होता है और दुनिया उन्हीं हथियारों को, फाइटर जेट को, मिसाइल को या ड्रोन को मानती है जो रियल सिचुएशन में, बैटल ग्राउंड में रियल टाइम पर वॉर टेस्टेड हैं। वो देश वह इसी तरह के हथियार खरीदना चाहते हैं। अगर आप ब्रह्मोस की बात करें, अगर आप आकाश एयर डिफेंस की बात करें, D4 एंटी ड्रोन सिस्टम की बात करें, लॉइटरिंग म्यूनिशंस की बात करें, इसके अलावा जो IACCS टेक्नोलॉजी जिसके तहत हमने अभी अभी F-35 को डिटेक्ट कर लिया, इसीलिए वो पूरा का पूरा रडार सिस्टम जो हमने अभी अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इंटीग्रेटेड किया था कि छोटे छोटे रडार अलग अलग सिस्टम्स के, वो सब एक जगह इंटीग्रेट हुए और एक बड़े से वॉल पर आपको पूरी पिक्चर दिखाई देती है कि आखिर आसमान में हो क्या रहा है। रियल टाइम वॉर सिनेरियो में वो पिक्चर बनाई जाती है और ये सब भारत की IACCS टेक्नोलॉजी करती है, जिसके तहत हमने अभी अभी F-35 डिटेक्ट किया था। दुनिया ये सब अब हमसे मांग रही है। इफेक्टिव ग्रोथ और एफिशिएंसी लेड ग्रोथ या एफिशिएंसी लेड ग्रोथ की ओर भी ध्यान देना होगा। हमारा डिफेंस एक्सपेंडिचर कुछ ऐसा होना चाहिए जिसमें सिर्फ हमारा बजट ना बढ़े, बल्कि उस बजट का राइट डिप्लॉयमेंट एट द राइट टाइम फॉर द राइट ऑब्जेक्टिव भी उतना ही जरूरी हो। और यह जिम्मेदारी आप सब लोग निभाते हैं, निभाएंगे, मैं आश्वस्त हूं। साथियों, आज हमारे डिफेंस सेक्टर की ओर पूरी दुनिया की निगाहें हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो हमने शौर्य दिखाया है हमारे सेना के जवानों ने, जो हमें डोमेस्टिक इक्विपमेंट की क्षमता का प्रदर्शन किया है, उसके बाद हमारे इंडिजिनस प्रोडक्ट की ग्लोबल डिमांड और बढ़ रही है। कुछ समय पहले मैं स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट पढ़ रहा था। उसमें उन्होंने ये बताया है कि वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2024 में बढ़कर $2.7 ट्रिलियन से ज्यादा हो गया। 2.7 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा हो गया। सोचिए, इतना बड़ा मार्केट हम लोगों का इंतजार कर रहा है, इतना बड़ा मार्केट हम लोगों का इंतजार कर रहा है। 2020 में गलवान में जो क्लैश हुआ, उसके तुरंत बाद भारत ने करीब करीब 4.5 लाख करोड़ रुपए मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर और हथियारों के इंडियनाइजेशन में तुरंत डाला था। भारतीय सरकार और इंडियन आर्म फोर्सेस को इस बात की जरूरत महसूस हो गई थी कि आने वाले समय में संभव है, अगर आपको खुदा न खास्ता चीन से लड़ना पड़ गया, खुदा न खास्ता अगर दोनों ही मोर्चों पर आपको लड़ना पड़ गया, तो आप क्या करेंगे। तो आपको याद होगा वो करीब 4.5 लाख करोड़ से ज्यादा का पैसा जो है केवल इसलिए डाला गया कि आप ड्रोन टेक्नोलॉजी पे काम करें, आप इंडिजिनस हथियारों पर काम करें।
वो हथियार जो भारत खुद बनाए और उनका इस्तेमाल अपने लिए करे। वो सारे के सारे हथियार ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इस्तेमाल में आ गए। दुनिया ने उन हथियारों का इस्तेमाल देखा, जिस सफलता से हमने अपने आप को डिफेंस किया और जिस मारक क्षमता के साथ पाकिस्तान के एयर बेसेस, फॉरवर्ड बेसेस तबाह किए कि पाकिस्तान का लड़ाकू विमान उड़ सकने लायक ही नहीं बचा। आपके पास फाइटर जेट्स होंगे लेकिन वो उड़ सकने लायक नहीं रहे क्योंकि रनवे ही नहीं था। ये सब दुनिया ने देखा, सैटेलाइट इमेजेस देखे। पाकिस्तान के पास वो सैटेलाइट इमेजेस नहीं है जो फर्जी कहानी वहां के आर्मी वाले, मीडिया वाले या नेता अपनी जनता को सुना रहे हैं। उनके पास सैटेलाइट इमेजेस तक नहीं है कि अगर आपने भारत का कोई एयरबेस, कोई रोड, कोई हाईवे, कोई तेल डिपो उड़ाया तो जरा उसका सैटेलाइट इमेज दिखाइए। पाकिस्तान के पास वैसा कुछ भी नहीं है। इसीलिए दुनिया ने यह माना भारत का जो ये ऑपरेशन सिंदूर था वो मिलिट्री ऑपरेशंस के लिहाज से अगर देखें तो दुनिया में सफलतम अभियानों में से एक रहा। और इसीलिए अब दुनिया को क्या क्या चाहिए? दुनिया को हमसे रडार चाहिए, ब्रह्मोस चाहिए, बहुत सारे इंडिजिनस सिस्टम चाहिए जो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इस्तेमाल किया। और इसमें बहुत सारी इंक्वायरीज आ रही हैं। जैसे आपने कुछ अच्छा किया तो बहुत सारे देश आपसे संपर्क कर रहे हैं। कुछ देशों के नाम मैं बता रहा हूं, वियतनाम हो, ब्राजील हो, आर्मीनिया हो, अफ्रीका हो, ये तमाम देश हमसे हमारे इंडिजिनस हथियार लेना चाह रहे हैं, खरीदना चाह रहे हैं। एक और चीज जो भारत ने डिफेंस में हासिल की है, जहां तक रक्षा तकनीक, रक्षा एक्सपोर्ट्स का सवाल है, तो आप अगर देखें 2016-17 से लेकर 2023-24 तक का आंकड़ा देखें, 2016-17 में भारत करीब 1500 करोड़ का निर्यात करता था, हथियारों का हम बनाते थे और दुनिया के देशों में बेचते थे। आज भारत करीब 2023-24 की बात करें तो वो आंकड़े हैं करीब 21,000 करोड़। और जहां तक सवाल फाइनेंशियल ईयर 24-25 का है तो ये आंकड़ा 23,000 करोड़ को पार कर जाएगा। और इंडियन डिफेंस फोर्सेस और भारत का जो रक्षा मंत्रालय है उसका ये मानना है कि 2029 तक ये आंकड़ा 50,000 करोड़ को क्रॉस कर सकता है। लेकिन ये कहानी जो है, ये कहानी ऑपरेशन सिंदूर के पहले की है। अब जिस तरह की डिमांड भारत के पास आ रही है तो हमारे पास एक मौका है कि हम बड़े हथियार के निर्यातक देश बने। अब आप ये देखिए, एक और हेडलाइन है जिसमें लिखा जा रहा है, व्हाई इंडियाज मिसाइल सप्लाई टू ग्रीस वरीज टर्की, एथेंस इस्तांबुल रीजनल टेंशन एक्सप्लेन। मतलब अगर भारत ग्रीस को मिसाइल देता है तो टर्की को क्या परेशानी होगी, ये एक्सप्लेन किया गया है। आगे लिखा जा रहा है, इंडियाज आर्म इंडस्ट्री इज विटनेसिंग अ बिग मार्केट बूम। ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुआ है। पहले हमारे यहाँ हथियारों के निर्माण का सारा जिम्मा, अगर हाईटेक हथियारों की बात करें तो HAL को दे दिया गया, कुछ और जैसे DRDO वगैरह डेवलप किया करते थे। लेकिन मौजूदा सरकार ने यह किया कि प्राइवेट प्लेयर्स भी, अगर आप डिफेंस टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं, करना चाहते हैं तो आइए करिए, देश की सेना के लिए काम करिए, देश की जरूरतों के हिसाब से काम करिए, मॉडर्न वॉरफेयर के हिसाब से काम करिए। और ये सफलता मिली है भारतीय रक्षा तंत्र को कि एक तरह से जो सरकारी संस्थाएं हैं और प्राइवेट संस्थाएं हैं वो मिलकर के काम कर रही हैं। और हमने ये मिला जुला असर जो है वो देखा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, जिसमें बहुत सारी प्राइवेट कंपनियों के बनाए गए ड्रोन्स इंडियन आर्मी पाकिस्तान पर हमले, निगरानी, ये सब करने के लिए इस्तेमाल कर रही थी। एक और खबर जब आप देखेंगे, इंडियाज अनऑफिशियल ऑफर ऑफ LRSAM टू ग्रीस, अ गेम चेंजर ऑफ एशियन सिक्योरिटी। अब ये मामला क्या है? ये मामला ये है, भारत की विदेश नीति बहुत सीधे रास्ते पर है, जैसे को तैसा। आप हमसे जैसा व्यवहार करेंगे हमसे भी वैसी ही उम्मीद रखिए। टर्की ने उसकी लड़ाई थी नहीं, बावजूद इसके उसको नेता बनना था और पाकिस्तान को वो ड्रोन दे रहा था। तो अगर आप हमारे दुश्मन को हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं तो आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि आपकी भी ग्रीस से कोई बहुत अच्छे संबंध तो है नहीं। हम ग्रीस को बैलिस्टिक मिसाइल देना चाहते हैं, हाइपरसोनिक मिसाइल देना चाहते हैं, जिसकी रेंज 1500 किलोमीटर है। 1500 किलोमीटर वाले रेंज के साथ साथ वो ड्यूअल वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। एक बार में 2-2 वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। वो मिसाइल हम देने जा रहे हैं ग्रीस को, और संभव है ये डील बहुत जल्दी हो जाएगी। आप जब दुनिया के नक्शे पर टर्की को और ग्रीस को देखेंगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि अभी हाल फिलहाल में
प्रधानमंत्री आपको पता है कि यहां भी गए थे, साइप्रस की करीब 40% भूमि पर टर्की का कब्जा है। इसके अलावा बाकी साइप्रस स्वतंत्र है। अभी अभी प्रधानमंत्री यहां भी इसीलिए गए थे क्योंकि हर वो दुश्मन जिसको लगता है कि वो भारत को परेशान करने के लिए पाकिस्तान के साथ जा सकता है, तो भारत को भी पहचानना आता है कि आपके दुश्मन कौन कौन है, आपके संबंध किन देशों से अच्छे नहीं है। साइप्रस और टर्की के संबंध बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। ग्रीस और टर्की के संबंध बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। हम टर्की को भी हथियार देंगे, होगा तो हम साइप्रस को भी हथियार देंगे। और केवल एक घटना से, जिसमें कहा गया कि 1500 किलोमीटर की रेंज वाला LRSAM भारत दे सकता है ग्रीस को, इससे टर्की में, अंकारा में परेशानी है, क्योंकि फिर ग्रीस की बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज में पूरा का पूरा टर्की होगा और टर्की के पास वो एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है कि मैन्यूवर हो रहे इन मिसाइल सिस्टम को वो डिटेक्ट कर सके। हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं ये, और बहुत ऊंचाई पर नहीं जाते हैं कि किसी भी डिफेंस सिस्टम की रडार में ये दिख जाएं और फिर टर्की की कहानी खराब हो जाएगी। आपको ये वाली तस्वीर याद होगी, ये तस्वीरें साइप्रस की हैं जहां प्रधानमंत्री अभी अभी गए थे। आप गौर करो ना, ये सीधा समझने वाली बात है। जब टर्की पाकिस्तान एक साथ हो सकते हैं, ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद प्रधानमंत्री साइप्रस क्यों गए? साइप्रस इसीलिए गए क्योंकि यहां पर करीब करीब 40% भूमि पर टर्की का कब्जा है। यह एक तरह से डिप्लोमेटिक मैसेज था टर्की को कि जरा होश में आइए, कायदे में रहिए, फायदे में रहिए, नहीं तो फिर यहां तक आइए जहां हम ग्रीस को बैलिस्टिक मिसाइल भी देंगे, हाइपरसोनिक मिसाइल भी देंगे, डिफेंस सिस्टम भी देंगे, एयर डिफेंस भी देंगे। हम हर वो चीज देंगे जिससे आपको परेशानी होगी और आपके पास उसकी काट है नहीं। इसीलिए मैंने वीडियो की शुरुआत में आपसे कहा था कि एक तरह से पाकिस्तान, चीन, ग्रीस, इन देशों को जो है, अमेरिका को भी एक तरह से धन्यवाद कह देना चाहिए कि अगर ये सिचुएशन नहीं होता तो दुनिया ये देख ही नहीं पाती कि भारत की डिफेंसिव कैपेबिलिटी, भारत की ऑफेंसिव कैपेबिलिटी है क्या, इंडियन आर्म फोर्सेस क्या कर सकने की क्षमता रखती हैं, इंडियन आर्म फोर्सेस में क्या कैपेबिलिटी है, उसका डिमोन्स्ट्रेशन जिस तरह से सीधा सीधा पाकिस्तान पर हुआ है, यह दुनिया को सोचने पर मजबूर कर रहा है कि क्या जो पारंपरिक हथियार के निर्यातक देश हैं, वो चाहे अमेरिका हो, चीन हो या फिर यूरोप के देश हो, क्या भारत उनको टक्कर देने की स्थिति में है? क्योंकि हमारे जो इक्विपमेंट्स हैं वो लैब टेस्टेड नहीं है, वो वॉर टेस्टेड हैं, बैटल ग्राउंड टेस्टेड है, रियल टाइम में टेस्टेड है, और ये सब कुछ छुप छुपा कर नहीं हुआ है, दुनिया ने देखा है। इसीलिए दुनिया हमारे हथियारों पर भरोसा करने जा रही है।